हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। इस वीडियो में बात करूंगा ग्रीन पैनल लिमिटेड के बारे में। तो ये जो कंपनी है ये एक रियल एस्टेट की एंसिलरी कंपनी है और आपको डिटेल में बताऊंगा अपनी पूरी थीसिस के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैं आपको कंपनी के बारे में बताऊं और कंपनी का एनालिसिस करूं, मैं थोड़ा सा इंडस्ट्री का एनालिसिस कर लेता हूं और आखिर इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में क्या टेलविंड्स चल रही है इस बारे में बात कर लेता हूं। तो पूरे के पूरे रियल एस्टेट सेक्टर में अगर आपने देखा होगा कि आजकल स्टॉक्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़े हैं ओवर द लास्ट सेवरल डेज। और तो बेसिकली रियल एस्टेट इंडस्ट्री, जैसा कि हम सबको पता है कि पिछले 10 सालों में जो है ज़्यादा कुछ भी नहीं हुआ है इस पूरी इंडस्ट्री में। जो ओवरऑल ग्रोथ थी वो 2-3-4% से ही जो है प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ रहे थे। और इन्वेंट्री जो है पिछले जो है, अगर मैं बात करूं 2016 से लेकर 2020 तक, इन्वेंट्री कंटिन्यूसली राइज कर रही थी। जितने भी बिल्डर्स हैं रेजिडेंशियल और कमर्शियल, उनकी जो इन्वेंट्री है वो कंटिन्यूसली राइज कर रही थी। बट अभी रिसेंटली क्या हुआ है, 2-3 ट्रिगर्स हुए हैं। एक तो ट्रिगर ये हुआ है कि अगर आप ट्रैक कर रहे होंगे कि आईटी में स्पेसिफिकली जो है और बाकी इंडस्ट्रीज में भी जो सैलरीज हैं वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी हैं। इस वजह से हुआ क्या है कि ओवरऑल जो इनकम है वो बढ़ गई है लोगों की। उसके अलावा जो है एफडी के रेट जो है एक मिनिमम बहुत ही ज़्यादा कम चल रहे हैं। हिस्टोरिकली लो इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं एफडीज के। सिमिलरली अगर आप एक हाउस का लोन ले रहे हैं, होम लोन ले रहे हैं, तो उसके भी जो इंटरेस्ट हैं वो हिस्टोरिकली लो चल रहे हैं। इनफैक्ट एसबीआई और एचडीएफसी, कुछ बैंक्स तो 6.8-6.7% पर भी होम लोन दे रहे हैं इस समय। तो इन 3 रीजंस की वजह से, प्रॉपर्टी प्राइस कम बढ़ने की वजह से, साथ साथ जो है सैलरी बहुत ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज करने की वजह से, और तीसरा जो है इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से, हुआ क्या है कि अफोर्डेबिलिटी जो है हाउस की बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो एक इंडेक्स होता है जिसका नाम होता है अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स। और ये जो अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स है ये किसी भी इकोनॉमी में हाउसेस कितने अफोर्डेबल हैं ये ट्रैक करने के लिए यूज़ होता है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है कि आप पूरे के पूरे एक इकोनॉमी में जितने भी हाउसेस हैं उनका एक एवरेज प्राइस लेते हैं और उसे डिवाइड करते हैं एवरेज एनुअल इनकम से। तो जो रेशियो आता है वो होता है अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ इंडिया का अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स। तो आप देखिए इसमें जो ब्लू लाइंस हैं वो बता रही हैं प्रॉपर्टी के कॉस्ट, यानी कि एवरेज कॉस्ट ऑफ अ प्रॉपर्टी। जो रेड लाइन है वो बता रही है एनुअल इनकम। तो आप देखिए रेड लाइन यानी कि एनुअल इनकम जो है कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रही है और अब लगभग 15 लाख के आसपास हो गई है एनुअल इनकम। वहीं जो प्रॉपर्टी के प्राइसेस हैं, अगर आप देखिए 2012-13 से लेके अब तक लगभग स्टेगनेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा कम इंक्रीज कर रहे हैं। तो इसमें जो बॉक्स के अंदर आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है वो है अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स, जो कि अगर आप देखिए 2010 में था 4.7, 2015 में था लगभग 4.4 और 2021 में है लगभग 3.2, जो कि अपने हिस्टोरिक लोस पर चल रहा है। ये तो समझ में आ गया कि इस पूरी की पूरी इंडस्ट्री में, यानी कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री में एक टेलविंड चल रही है, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो गई है लोगों के घर खरीदने की। तो अब अगर लोग घर खरीदेंगे तो ऑब्वियसली उसे फर्निश भी करेंगे। तो आप समझते हैं कि जिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में ये लोग बिलोंग करते हैं वहाँ पर क्या टेलविंड चल रही है। तो ये पर्टिकुलर जो कंपनी है ग्रीन पैनल, ये एक एमडीएफ मैन्युफैक्चरर है और प्लाईवुड मैन्युफैक्चरर है, लेकिन इनका जो मेजॉरिटी सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो एमडीएफ से ही आता है। अब आप कहेंगे ये एमडीएफ क्या होता है। एमडीएफ का मतलब होता है मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड। बेसिकली हो क्या रहा है कि हम लोग, आप देखते होंगे कि आजकल बहुत से लोग ऑनलाइन फर्नीचर ऑर्डर करते हैं, खासकर बड़े शहरों में। अब जैसे आप इस टेबल को ही ले लीजिए, तो ये जो टेबल है ये इंजीनियर्ड वुड की बनी है। इंजीनियर्ड वुड, जनरली आप जितना भी ऑनलाइन सामान मंगाते हैं, या फिर आपने अगर देखा होगा कि पहले जो है लोग लकड़ी का फर्नीचर बनवाना पसंद करते थे, लेकिन धीरे धीरे हुआ क्या कि जो अफोर्डेबिलिटी थी लकड़ी की, वो लकड़ी महंगी होती चली गई और बेसिकली फर्नीचर उतना ही महंगा होता चला गया। तो आजकल काफ़ी लोग जो है इंजीनियर्ड वुड पे जो है स्विच कर रहे हैं। और खासकर एक ट्रेंड और क्या चल रहा है कि आजकल जो जेनजी और मिलेनियल्स हैं वो ज़्यादातर जो है इंजीनियर्ड वुड के जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उनमें जो फिनिशिंग है, जो बेसिकली ड्यूरेबिलिटी है, वो तो बहुत ही ज़्यादा कम रहती है। तो अगर लकड़ी का मानिए एक प्रोडक्ट 20 साल चलता है, तो ये जो है पार्टिकल बोर्ड का जो है समझिए कि 4-5 साल, और अगर आप एमडीएफ की बात करें तो 10 साल चलता है। लेकिन इनके जो डिज़ाइन होते हैं उनमें फिनिशिंग बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इनको जो है आप कार्व कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो अब थोड़ा सा बता देता हूँ इस इंडस्ट्री के बारे में, यानी कि इंजीनियर्ड वुड जो इंडस्ट्री है उसके बारे में। तो ये जो इंडस्ट्री है ये बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है। पूरी इंडस्ट्री लगभग 15% से ग्रो करती आ रही है आने वाले
पिछले 4-5 सालों से, और आने वाले 4-5 सालों तक भी प्रोजेक्टेड है कि 15-16% से ग्रो करेगी। और ये जो कंपनी है ग्रीन पैनल, ये इस इंडस्ट्री में लगभग 28% का मार्केट शेयर रखती है। अब ये जो पूरी की पूरी इंडस्ट्री है, ये लगभग 25,000 करोड़ की इंडस्ट्री है, जिसमें अभी की बात करूं तो लगभग 20,000 करोड़ तो जो है प्लाईवुड से ही आता है, और 5,000 करोड़ जो है वो अभी एमडीएफ और पार्टिकल बोर्ड से मिला के आता है, जो कि इक्वली डिवाइडेड है। तो अब आगे बढ़ने से पहले इस इंडस्ट्री को कैटेगराइज कर लेते हैं, इस कंपनी को कैटेगराइज कर लेते हैं। तो ये जो एमडीएफ जो सेगमेंट है, बेसिकली एक बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग सेगमेंट है सभी कंपनीज के लिए। पूरी की पूरी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रही है। उसके अलावा ये एक सिग्लिकल सेगमेंट है, यानी कि यहाँ पर सप्लाई और डिमांड का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। अब आपको याद होगा 2018-19 में क्या हुआ था कि बहुत सारी कैपेसिटी जो है एकदम से आ गई थी। अब यहाँ पर मेनली 4-5 ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स हैं और बाकी थोड़े बहुत अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स हैं, और सारे ही प्लेयर्स ने एक साथ केपेक्स कर दिया था क्योंकि डिमांड बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, और एक साल के अंदर अंदर जो कैपेसिटी थी वो लगभग डबल हो गई थी। और इस वजह से हुआ क्या था कि जो इसकी प्राइजेस थी, यानी कि एमडीएफ की जो प्राइजेस थी वो काफ़ी ज़्यादा फॉल हो गई थी, और इस वजह से जो है सभी को ही जो है इनके प्रॉफिट के जो ऑपरेटिंग मार्जिन हैं वो कम हो गए थे। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर मैं प्लाईवुड से कंपेयर करूँ तो प्लाईवुड में अगर आपको एक नया केपेक्स करना है, नई फैक्ट्री लगानी है, नया प्लांट लगाना है, तो बहुत ही कम खर्चा आता है। लेकिन ऑपरेशंस के लिए जो लेबर इंटेंसिव रहता है, तो ऑपरेटिंग जो मार्जिन होते हैं वो थोड़े कम रहते हैं। लेकिन एमडीएफ में क्या होता है कि जो केपेक्स है वो बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। ऐसा बोला जाता है कि अगर आपको 100 करोड़ का रेवेन्यू कमाना है तो आपको लगभग 110-120 करोड़ का खर्चा करना पड़ेगा ऑन द केपेक्स इन एन ईयर। तो बेसिकली इस वजह से होता क्या है, क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है और लो लेबर वाला बिजनेस है, जो पूरा का पूरा प्लांट है वो ऑटोमेटेड रहता है, यानी कि आप जो है एक तरफ से डालते हैं और सीधा जो है आपको अंदर ही अंदर पूरे प्लांट में जो है आपको ऑटोमेटिक तरीके से और फाइनली आपको फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है। तो इस वजह से होता क्या है कि जो कैपेसिटी है उसका यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा हाई हो, तभी आपकी जो आरओसी और आरओआईसी होते हैं वो अच्छे नज़र आते हैं, क्योंकि अदरवाइज क्या होता है कि कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत ज़्यादा हाई है, तो अगर आपका ऑपरेटिंग मार्जिन उतने अच्छे नहीं होंगे तो आपके जो ओवरऑल जो रिटर्न रेशियोज हैं वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब नज़र आएंगे। तो ऐसा ही हुआ था 2018-19 में, तो सभी प्लेयर्स के जो है मार्जिन क्रैश कर गए थे और रिटर्न प्रोफाइल्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। ये फास्ट ग्रोइंग सेगमेंट है, धीरे धीरे डिमांड पिकअप करी, नया केपेक्स नहीं आया इसमें, और अभी जो है देखने को मिल रहा है कि सारे ही जो प्लेयर्स हैं वो 80-90% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे ऑपरेट कर रहे हैं। और अब हो क्या रहा है कि वापस से नया केपेक्स हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इनका जो नया केपेक्स है वो आने में 2 से ढाई साल लग जाते हैं, यानी कि आज जो केपेक्स हो रहा है वो 2023 के मिड में जाके कहीं पे उसका एक्चुअल लॉन्च होगा। तो इस वजह से हो क्या रहा है कि अभी अगर मैं बात करूं इस पूरे के पूरे सेगमेंट की, यानी इंडिया की, उसमें एमडीएफ की कैपेसिटी लगभग 1.7-1.8 मिलियन यानी 17-18 लाख के आसपास है। और मैं इंटरव्यू सुन रहा था ग्रीन पैनल के जो एमडी है उनका, वो बता रहे थे कि 2024 तक ये जो कैपेसिटी है फ्रॉम 1.9 मिलियन क्लोज टू 2.9 मिलियन हो जाएगी। और तब जो है अगर डिमांड उतने अच्छे से पिकअप नहीं करी तो बेसिकली तब रियलाइजेशन जो है थोड़े डाउन हो सकते हैं। लेकिन उस बीच में क्या होगा कि 2021 से लेके 2023 तक, यानी कि ये जो 2 ढाई साल हैं, अभी डिमांड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और साथ साथ खासकर मैं ग्रीन पैनल की अगर बात करूं तो इनकी कैपेसिटी ऑलमोस्ट 90% से यूटिलाइज हो रही है इन द करंट क्वार्टर। और अगर ये डिमांड सस्टेन करती है, जैसा कि लग रहा है करेगी क्योंकि रियल एस्टेट का बूम नज़र आ रहा है, तो जो रियलाइजेशन है वो और ज़्यादा बेटर हो सकते हैं और इन्हें बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। तो ये तो थी एक हाई लेवल की थीसिस, आपको थोड़ी बहुत समझ में आई होगी कि एक्चुअली में इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। अब बात कर लेता हूँ पर्टिकुलरली कौन कौन से प्लेयर्स इस इंडस्ट्री में ऑपरेट करते हैं। तो जो मेन प्लेयर्स जो हैं जिनकी आज और उनकी कैपेसिटी कितनी है और नई कैपेसिटी कितनी आ रही है, तो अभी जो करंटली प्लेयर्स हैं इस इंडस्ट्री में वो है ग्रीन पैनल, जो कि लगभग 540,000 यानी कि 5,40,000 क्यूबिक मीटर पर ईयर की कैपेसिटी के साथ हैं लगभग। और एक्शन टेसा जो कि सेकंड नंबर पे आते हैं लगभग 420 यानी 4,20,000 की कैपेसिटी के साथ। रुशील डेकोर लगभग 3,30,000। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है, जो रुशील है ये सिर्फ 90,000 की कैपेसिटी पे था टिल अ फ्यू मंथ्स अगो, और इनकी जो कैपेसिटी है वो बहुत रिसेंटली ऐड हुई है। और
अभी जो है बहुत ज़्यादा अच्छे से ऑपरेट नहीं कर रही है, यानी कि सिर्फ 10-15% के कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, जो कि मैनेजमेंट की गाइडेंस है कि इस साल तक लगभग 60% पे ऑपरेट करेगी। तो ये जो मैं प्ले बता रहा हूँ, ये एक्चुअली रुशील के ऊपर ज़्यादा अच्छे से जो है काम करता है, क्योंकि इनका जो ऑपरेटिंग लेवरेज है वो इनसे भी ज़्यादा आ सकता है, ग्रीन पैनल से भी ज़्यादा आ सकता है। उसके अलावा आती है सेंचुरी प्लाई, जो कि लगभग जो है 220 के कैपेसिटी है, यानी 2,20,000 की कैपेसिटी है। उसके बाद आती है ग्रीन प्लाई, जो कि अभी नया केपेक्स कर रही है। अब ग्रीन प्लाई करंटली अभी सिर्फ प्लाईवुड में है और इनका जो केपेक्स है वो 2023 में आएगा। तो सब मिला जुला के, और बाकी अनऑर्गेनाइज प्लेयर हैं, तो सब मिला जुला के लगभग 18 लाख 17 लाख के आसपास की कैपेसिटी बनती है। अब ये जो नया केपेक्स आ रहा है उसकी मैं बात कर लेता हूँ, कौन कौन से नए प्लेयर्स एंटर कर रहे हैं। तो जो ग्रीन प्लाई, जो इनकी पेरेंट कंपनी थी टिल लाइक 2 years अगो, और इनका डीमर्जर हुआ था और बहुत ही अच्छा पैसा बना इनके डीमर्जर में, क्योंकि जो एमडीएफ यानी कि फास्ट ग्रोइंग सेगमेंट था वो अलग हुआ, तो इस वजह से काफ़ी अच्छा पैसा बना। तो ग्रीन प्लाई की जो कैपेसिटी है वो 240 के की आने वाली है। ये नई कैपेसिटी है 2,40,000 क्यूबिक मीटर की। उसके अलावा सेंचुरी जो है एक ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन कर रहा है और एक ग्रीन फील्ड एक्सपेंशन कर रहा है। ग्रीन फील्ड में जो है ये लगभग 250 के की कैपेसिटी ऐड कर रहे हैं इन सदर्न इंडिया, और ब्राउन फील्ड में ये जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है 2,20,000 की, वो 370 के पे पहुंच जाएगी। तो लगभग 250 और 150 लगभग 400 के 4 लाख क्यूबिक मीटर की कैपेसिटी ऐड कर रहा है सेंचुरी। और उसके अलावा ये जो ग्रीन पैनल हैं, ये भी अपना एक ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन कर रहे हैं इस ईयर के एंड तक। जो 540 के है वो एक्चुअली 660 के की कैपेसिटी हो जाएगी, 6,60,000 की। 20% से इनकी भी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, विच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये होगी, क्योंकि अभी जो डिमांड अच्छी चल रही है, तो जिनका कैपेसिटी एक्सपेंशन जितनी जल्दी आएगा वो अपनी जो कैपेसिटी है उतने अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। और जो लोग जो है लगभग 2024 के आसपास जो है, जो लोग जिनका केपेक्स आएगा 2023 एंड में आएगा, वो जो है उस टाइम पे काफ़ी सिग्निफिकेंट कैपेसिटी जो है एंटर करने वाली है सिस्टम में। उस टाइम पे जो है देखना होगा कि आप रियलाइजेशन कैसे रहेंगे। तो मोटा मोटा अगर इंडस्ट्री की बात करूं तो लगभग 20 लाख से 30 लाख पहुंच जाएगी। अब वहीं अगर हम इसे चाइना से कंपेयर करें, तो चाइना की जो कैपेसिटी है वो 50 मिलियन है, यानी कि 5 करोड़ क्यूबिक मीटर पर ईयर। वहीं इंडिया जो है अभी बहुत ही ज़्यादा छोटा प्लेयर है अगर हम चाइना से कंपेयर करें, क्योंकि चाइना की डोमेस्टिक डिमांड इतनी ज़्यादा अच्छी है और साथ साथ एक्सपोर्ट भी करता है चाइना। तो इंडिया जो है अभी सिर्फ 20 लाख पे है, और कहाँ चाइना अभी इस समय 5 करोड़ की कैपेसिटी लेके बैठा है। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, और इससे ये भी समझ में आता है कि जो रूम टू ग्रो है वो कितना ज़्यादा है। और एक और की ट्रेंड जो नज़र आता है वो ये है कि बेसिकली जो एमडीएफ और जो प्लाईवुड है उनका, अगर मैं जो वो देखूं, बेसिकली इंजीनियर्ड वुड और जो प्लाईवुड है उनका जो रेशियो देखूं, डेवलप्ड कंट्रीज में 80-20 है, यानी कि इंजीनियर्ड वुड 80% है और जो बाकी है वो 20% प्लाईवुड है। वहीं इंडिया में इसका जस्ट ऑपोजिट है। इंडिया में 20% इज इंजीनियर्ड वुड और 80% इज प्लाईवुड। तो ये भी समझ में आता है कि जो ये स्टोरी है ये 1-2 साल की स्टोरी नहीं है, ये बहुत लंबी स्टोरी है, लेकिन बीच में जो है राइजेस और ट्रफ्स आएंगे, क्योंकि उतना ज़्यादा जो है क्योंकि एक सिक्लिकल नेचर ऑफ इंडस्ट्री है इस वजह से। तो अब एक इम्पॉर्टेंट मेट्रिक है जो कि इस कंपनी के लिए डेफिनेटली ट्रैक करने लायक बनती है, वो है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। तो अगर मैं इस क्वार्टर की बात करूं तो लगभग 91% की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे ऑपरेट करा है इन्होंने अपनी कैपेसिटी को। वहीं अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं तो लगभग पूरे फाइनेंशियल ईयर में 69% की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन थी। तो आप देख सकते हैं कि कैपेसिटी कितनी ज़्यादा तेज़ी से यूटिलाइज कर रहे हैं, और अभी इस पर्टिकुलर ईयर का सिर्फ एक ही क्वार्टर हुआ है। तो अगर 91% से या 100% से कैपेसिटी को पूरे साल ऑपरेट करते हैं, तो आप रेवेन्यू देखिए कितना सिग्निफिकेंटली जंप हो सकता है। आगे आपको कंपनी की गाइडेंस के बारे में भी बताऊंगा, जिसमें मैं और डिटेल में बात करूंगा। और एक दूसरी चीज ये है, एवरेज रियलाइजेशन देखिए, यानी कि कितना रियलाइजेशन मिल रहा है। तो लगभग इस क्वार्टर में 22,528 रुपए पर क्यूबिक मीटर का रियलाइजेशन मिला है, जो कि लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं पूरे फाइनेंशियल ईयर की, तो लगभग 20,500 था। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, और इस वजह से इनके ऑपरेटिंग मार्जिन भी जो है ऊपर की तरफ जा सकते हैं, जो कि हमें देखने को भी मिल रहा है नंबर्स में। उसके अलावा एक चीज़ और है जो कि एक मीट्रिक जो कि इसकी इंडस्ट्री को बहुत अच्छे से समझाती है, वो है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो अगर आप देखिए तो अभी इनका जो रेवेन्यू है
वो मेजॉरिटी रेवेन्यू एमडीएफ सेगमेंट से आ रहा है, लगभग आई थिंक 75-25 का स्प्लिट है। लेकिन अगर आप कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे, यानी कि जो पूरी की पूरी फैक्ट्री है उसमें कितना खर्चा इन्होंने किया है, तो आप देखिए लगभग 1000 करोड़, 1050 करोड़ के आसपास का खर्चा इन्होंने एमडीएफ की कैपेसिटी में किया है। लेकिन सिर्फ प्लाईवुड की कैपेसिटी में सिर्फ और सिर्फ 68 करोड़ का खर्चा है, इतनी ही कैपिटल एम्प्लॉयड है। अब एक रीज़न ये भी है कि एमडीएफ की कैपेसिटी थोड़ी नई है, तो अभी डिप्रिशिएटेड नहीं है, और प्लाईवुड की कैपेसिटी काफ़ी पुरानी है, तो काफ़ी हद तक डिप्रिशिएट हो चुकी है। लेकिन फिर भी ये जो बिजनेस है पूरा का पूरा एमडीएफ का, ये बहुत ज़्यादा हाई कैपेसिटी, ये पूरा बिजनेस है वो हाई कैपिटल एम्प्लॉयड का बिजनेस है। तो जो आरओसी के नंबर्स है ना, तो सिर्फ तभी अच्छे बनते हैं अगर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अच्छा हो। अदरवाइज मार्जिन्स तो अच्छे रहेंगे प्लाईवुड के कंपैरेटिवली, लेकिन आरओसी प्रोफाइल काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड रहती है। लेकिन क्योंकि इस साल जो है साथ साथ जो ऑपरेटिंग लेवरेज काफ़ी अच्छे से किक इन कर सकती है, क्योंकि जो आपका यूटिलाइजेशन है वो भी काफ़ी बेटर है। तो इस वजह से देखना होगा इस बार के नंबर्स कैसे आएंगे, और यही एक रीज़न है जो कि मुझे जो है इस पर्टिकुलर कंपनी में काफ़ी एक्साइटिंग लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल लग रहा है। तो हमने ये भी समझ लिया कि ये इंडस्ट्री कैसे ग्रो कर रही है और इस कंपनी के पास कौन कौन से ट्रिगर्स हैं। अब बात कर लेते हैं करंट डिमांड की, यानी कि करंट रियलाइजेशन कैसा है इनके प्रोडक्ट्स का, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू एमडीएफ से आ रहा है। और एमडीएफ की बात करूंगा तो एमडीएफ में इनकी दो कैपेसिटी है, एक नॉर्थ इंडिया में और एक साउथ इंडिया में। तो जो साउथ इंडिया की कैपेसिटी है वो एक्चुअली बड़ी कैपेसिटी है, नॉर्थ इंडिया की जो कैपेसिटी है वो छोटी कैपेसिटी है। तो अब ये जो प्रोडक्ट है ये थोड़ा हैवी प्रोडक्ट है, तो साउथ से नॉर्थ शिप करने में जो शिपिंग कॉस्ट, जो एक्चुअल उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। सिमिलरली एक चीज़ और क्या हो रही है कि जब आप बाहर से, वैसे क्या होता है कि हमेशा से इनके जो इम्पोर्ट्स हैं एमडीएफ के वो बहुत ज़्यादा आते थे, इस वजह से एंटी डंपिंग ड्यूटी थी जो कि ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है, पिछले 10 सालों से थी। लेकिन अब क्योंकि शिपिंग का क्राइसिस चल रहा है, अगर आप न्यूज़ सुनते होंगे तो इस वजह से हुआ क्या है कि जो ये प्रोडक्ट वियतनाम से, इंडोनेशिया से, थाईलैंड से शिप होके आते थे एमडीएफ के, उनकी जो सप्लाई है वो लगभग ज़ीरो हो गई है। उसका मेन रीज़न ये है कि जो डिमांड है एक्सपोर्ट्स की, यानी कि बाकी कंट्रीज़ की, डेवलप्ड मार्केट्स की, वो बहुत ही अच्छी आई है, स्पेशली आफ्टर कोविड। तो वो लोग वहाँ पे ज़्यादा शिप कर रहे हैं, वहाँ पे ज़्यादा बेटर रियलाइजेशन मिल रहे हैं। प्लस इंडिया में शिप करने में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है, इस वजह से जो है इनकी जो सप्लाई है वो काफ़ी कम हो गई है, और ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से सारे ही प्लेयर्स अच्छा कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में। अगर मैं डिमांड की बात करूं तो रियलाइजेशंस जनरली पैंडेमिक से पहले जो है 16,000 15,000 इस, यानी 15,000 पर क्यूबिक मीटर के आसपास रहते थे। तो अगर मैं इनकी बात करूं तो लगभग 5.5 लाख की कैपेसिटी है, तो अगर आप 15,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेवेन्यू आपको मिल जाएगा, यानी कितने करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं एवरी क्वार्टर, एवरी ईयर। तो अगर अभी की बात करूं तो जो एवरेज रियलाइजेशन है वो लगभग 22,500 का मिल रहा है इन्हें, इंक्लूडिंग नॉर्दर्न मार्केट, सदर्न मार्केट और एक्सपोर्ट्स। अब अगर इनके जो पूरे के पूरे रेवेन्यू हैं उसमें लगभग 35% तो एक्सपोर्ट से आता है और बाकी 65% आता है डोमेस्टिक मार्केट से। वहीं अगर मैं नॉर्थ वर्सेस साउथ की बात करूं इनके प्लांट की, तो जो बड़ी कैपेसिटी है क्योंकि वो साउथ से आ रही है, और साउथ में और भी काफ़ी सारी कैपेसिटीज़ हैं, तो साउथ में जो रियलाइजेशन है वो थोड़ा कम है एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में इस समय 27 से 28,000 पर क्यूबिक मीटर का रियलाइजेशन इन्हें मिल रहा है। वहीं अगर मैं साउथ की बात करूं तो साउथ की जो है एक्सपोर्ट को भी कैटर करती है। वहीं एक्सपोर्ट की बात करूं तो लगभग 20,000 के आसपास, 19,000 से 20,000 के बीच में रियलाइजेशन इन्हें मिल रहा है, जो कि पहले काफ़ी कम हुआ करता था। सिमिलरली सदर्न इंडिया की मार्केट में भी 23 से 24,000 का रियलाइजेशन मिल रहा है, जो कि इनका कहना है कि आने वाले कुछ क्वार्टर्स में लगभग 26 से 27,000 हो जाएगा, यानी कि जो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में जो रियलाइजेशन का डिफरेंस है वो कम हो जाएगा। तो एट अ हाई लेवल कंपनी की गाइडेंस ये है कि लगभग इस बार का जो टोटल रेवेन्यू है, यानी इस ईयर का जो टोटल रेवेन्यू है वो 1400 करोड़ से भी ज़्यादा आएगा। तो अब बात कर लेते हैं कंपनी की गाइडेंस की, यानी कि कंपनी कितनी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है इस साल। तो अगर मैं लास्ट ईयर से कंपेयर करूं तो लास्ट ईयर लगभग 1020 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था, जो कि कंपनी कह रही है इस साल हम कम से कम 1400 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे। तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज की अगर बात करूं तो 40% की ग्रोथ यहाँ पे जो है मुझे नज़र आती है। वहीं रियलाइजेशन भी बेटर होंगे। तो अगर आप लास्ट ईयर देखेंगे तो लगभग ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करूं तो लगभग 20% के ऑपरेटिंग मार्जिन थे। वहीं इस साल जो है मुझे लगता है कम से कम 23 से 24% के ऑपरेटिंग मार्जिन रहेंगे, क्योंकि जो है
डिमांड का सिनेरियो काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है और कैपेसिटी एडिशन जो है वो अभी आने वाले जो है कुछ सालों तक, लगभग 1.5-2 साल तक नई कैपेसिटी नहीं आ रही है, एक्सेप्ट फॉर रुशील की जो कैपेसिटी, रुशील डेकोर की जो कैपेसिटी इस साल आई है उसके अलावा। तो मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाई थी कि सिक्लिकल कंपनीज को कैसे एनालाइज किया जाता है, कैसे वैल्यू किया जाता है, और ये एक्चुअली उसकी एक अच्छी केस स्टडी है, क्योंकि ये एक परफेक्ट सिक्लिकल कंपनी है। और बेसिकली सिक्लिकल कंपनी में ऐसा ही होता है कि आपको डिमांड और सप्लाई को ट्रैक करना होता है। सप्लाई को ट्रैक करना पर्टिकुलरली इस इंडस्ट्री में काफ़ी आसान है, क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं, 5-6 ही मेन प्लेयर्स हैं। अगर आप उनकी सप्लाई को ट्रैक कर लेते हैं तो आपको इंडस्ट्री की सप्लाई समझ में आ जाती है कि कितना ग्रो कर रही है और कितनी सप्लाई एग्जिस्टिंग है। कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जिनमें बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेड होती हैं, बहुत ज़्यादा प्लेयर्स होते हैं, तो वहाँ पे एक्चुअली सप्लाई को ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है। वहीं डिमांड को ट्रैक करना एक्चुअली थोड़ा मुश्किल रहता है, क्योंकि डिमांड जो है इन सब चीज़ों की डिपेंड करती है। आप एक एस्टिमेट लगा सकते हैं, लेट से 15% का आप एस्टिमेट लगा के चल सकते हैं, और आप अपना जो है वैल्यूएशन कर सकते हैं कि कितनी डिमांड आ रही है, कितना जो है सप्लाई आ रही है, उस हिसाब से रियलाइजेशन जो है कैसा रहना चाहिए, और इनके रेवेन्यू के नंबर्स कैसे रहने चाहिए, और गाइडेंस भी देख सकते हैं कंपनी की। तो अब बात कर लेते हैं कुछ की रिस्क की इस पर्टिकुलर थीसिस में, और की अपॉर्चुनिटीज़ की। तो अपॉर्चुनिटीज़ तो क्लियरली नज़र आ रही हैं कि ये जो एक्सपोर्ट का रियलाइजेशन मैं आपको बता रहा था 35%, वो एक्चुअली कम रियलाइजेशन रहता है, 20,000 पर क्यूबिक मीटर रहता है। वहीं अगर डोमेस्टिक में 27,000 का जो है डिमांड है, अगर रियलाइजेशन है, तो एक कोई भी कंपनी ऑब्वियसली क्या करेगी कि जो एक्सपोर्ट है उन्हें कम करती जाएगी जैसे जैसे डोमेस्टिक डिमांड बढ़ेगी। तो ओवरऑल कंपनी के जो मार्जिन हैं वो बढ़ते हुए नज़र आ सकते हैं आने वाले 3-4 क्वार्टर्स में। वहीं जो है दूसरी चीज़ क्या हो रही है कि इनका 20% एक्सपेंशन हो रहा है, ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन, जो कि इस साल के Q3 तक जो है ऐसा कंपनी का कहना है कि हो जाएगा। तो वहाँ से लगभग 20% की कैपेसिटी जो है इन्हें एक्स्ट्रा मिलेगी। और तीसरा जो है मुझे की अपॉर्चुनिटी इनके यहाँ पे नज़र आती है वो है इम्पोर्ट्स की। तो क्योंकि शिपिंग की वजह से इम्पोर्ट भी कम आ रहे हैं, तो वो एक एडिशनल बेनिफिट है जो कि ऑलरेडी कंपनी के नंबर्स में दिख रहा है। तो इनफैक्ट वो एक की रिस्क भी है। अगर वापस से जो है शिपिंग की प्रॉब्लम इतनी जल्दी नहीं मुझे लगता रिजॉल्व होगी, लेकिन अगर रिजॉल्व हो जाती है, शिपिंग के रेट्स डाउन हो जाते हैं, तो इम्पोर्ट की वजह से जो है आपको रियलाइजेशन कम हो सकते हैं। अब ये सब चीज़ें एक डायनेमिक्स हैं जो आपको ट्रैक करनी पड़ेंगी अगर आप इस तरीके के प्लेयर में एंटर कर रहे हैं। तो ये तो थी की अपॉर्चुनिटीज़, और ऑब्वियसली जो है इंडस्ट्री भी अच्छा ग्रो कर रही है, तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब बात कर लेते हैं कुछ की रिस्क की। तो प्योर सिक्लिकल है, तो मेनली आपको जो है कैपेसिटी कितना यूटिलाइज हो रहा है उसे ट्रैक करना है। तो अगर बेसिकली बहुत ज़्यादा कैपेसिटी एडिशन होता है, जो कि होगा आने वाले 2 से 3 सालों के बाद, तो वहाँ पर जो है हमें देखना रहेगा कि क्या करना है, क्योंकि मे बी जो है इनके रियलाइजेशन काफ़ी सिग्निफिकेंटली फॉल हो जाएं, जैसे 2018-19 में हुए थे। सिमिलरली शिपिंग वाले क्राइसिस की बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो वो एक मुझे की रिस्क नज़र आता है। और एक चीज़ और है, एक्चुअली एंटी डंपिंग ड्यूटी जो कि इस पे लगी थी MDF पे, वो अब ख़त्म हो रही है इन मार्च 2022, जो कि एक्सपेक्टेड था। और कंपनी का कहना है कि इंपोर्ट्स ऑलरेडी बहुत ही कम आ रहे हैं, तो उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा नंबर्स के ऊपर। लेकिन कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि उसकी जगह पे एक ऑल्टरनेट टैक्स रिजीम आएगा। तो अब बात कर लेते हैं कंपनी की वैल्यूएशन की। तो इस तरीके की कंपनी को वैल्यू करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, लेकिन क्योंकि जो है ग्रोथ इतनी ज़्यादा अच्छी नज़र आ रही है और ब्रांडेड कंपनी है, यानी कि इंडिया की अगर बात करूं, और मेजॉरिटी रेवेन्यू क्योंकि इंडिया से आ रहा है, तो ब्रांड ही जो है लोग एज अ ब्रांडेड MDF ये लोग बेचते हैं बजाय बाकी प्लेयर्स के। बाकी प्लेयर्स जो है मेनली OEM मार्केट को, जैसे रुशील है वो मेनली OEM जो है उन्हें ज़्यादा उनका ब्रांडेड प्ले कम है और एक्सपोर्ट्स का प्ले ज़्यादा है। और इंडिया में भी मेनली OEM यानी कि IKEA जैसे जो बड़े प्लेयर्स हैं और जो बाकी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनको ज़्यादा सप्लाई करते हैं। अब वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे मार्जिन्स भी कम होते हैं क्योंकि बड़े प्लेयर्स के पास नेगोशिएटिंग पावर ज़्यादा होती है, वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा फंसती है क्योंकि वो ज़्यादा दिनों के लिए जो है पैसा डिले करते हैं। और सिमिलरली एक्सपोर्ट मार्केट में भी ऐसा ही है। और इस वजह से जो है जो ग्रीन पैनल जैसी जो इंडस्ट्री है, जो इस तरीके की कंपनी है, वो बेटर रहती है क्योंकि इनका वर्किंग कैपिटल में भी कम पैसा फंसता है, रियलाइजेशन भी बेटर रहती हैं, और प्लस जो है इनका ब्रांड भी रहता है। तो इस वजह से जो मार्केट है इन्हें वैल्यू भी काफ़ी बेटर देती है एज कम्पेयर टू अदर प्लेयर्स। तो
वैल्यूएशन की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है इस साल कम से कम 1400 करोड़ का रेवेन्यू, लास्ट ईयर लगभग 1000 करोड़ का किया था, 1020 करोड़ का। इस साल कम से कम 1400 करोड़ का रेवेन्यू, और अगले साल तक 2023 एंड तक मुझे लगता है 1700 करोड़ तक का रेवेन्यू मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि जो है क्योंकि डिमांड मुझे काफ़ी अच्छी नज़र आती है। और सिमिलरली अगर मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करूं तो इस लास्ट ईयर एक्चुअली 69 करोड़ का पैट था, जो कि अभी अगर बात करूं तो लगभग 135 करोड़ का जो ट्रेलिंग 12 मंथ्स का जो पैट है वो 135 करोड़ का है। तो मुझे लगता है कि आने वाले 2 से 3 साल में ये जो पैट है यानी कि नेट प्रॉफिट है, ये कम से कम 220-230 करोड़ के आसपास हो सकता है, यानी कि लगभग जो है डबल से थोड़ा सा कम हो सकता है। और यही रीज़न है कि एक्चुअली मैंने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है, क्योंकि मुझे वो जो एक थ्रेशोल्ड है 25 से 30% की ग्रोथ वाला, वो मुझे इसमें आने वाले 2 सालों तक एक्चुअली नज़र आ रहा है, और मैनेजमेंट की गाइडेंस भी है। उसके बाद जब नई कैपेसिटी आएगी तब देखेंगे एक्चुअली क्या होता है। लेकिन सिक्लिकल इंडस्ट्रीज में तो ऐसा ही रहता है कि आपको कैपेसिटी को ट्रैक करना पड़ता है, और जब तक जो है कंपनी डिलीवर कर रही है, जब तक मार्केट की कंडीशन अच्छी है, तब तक आप कंपनी के साथ बने रहिए, और उसके बाद जो है कंपनी को एग्जिट कर जाइए। तो फाइनली वीडियो को कंक्लूड करता हूं, जो की ट्रिगर्स थे इस पर्टिकुलर कंपनी के मैंने आपको बता दिए। अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करिएगा, लेकिन अगर आप खुद ट्रैक कर रहे हैं तो आप ये जो बेसिकली जो मैंने सेंचुरी की, रुशील की और बाकी कंपनीज की जो जो नई कैपेसिटी आ रही है उन्हें जरूर ट्रैक करिएगा, और ये देखिएगा कि जो है किस तरीके से जो है रियलाइजेशन आ रही है, मैनेजमेंट की गाइडेंस कैसे आ रही है, रियल एस्टेट की जो ओवरऑल थीम है वो कैसे प्ले आउट कर रही है। अगर रियल एस्टेट की जो थीम है वो जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वैसे प्ले आउट करती है, तो इनकी रियलाइजेशन और सिग्निफिकेंटली बेटर हो सकते हैं, क्योंकि जो कैपेसिटी है वो अभी सारे ही प्लेयर्स की बहुत ही ज़्यादा पीक कैपेसिटी पे जो है लोग ऑपरेट कर रहे हैं। स्पेसिफिकली ये लोग तो 90% से भी ज़्यादा कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहे हैं। तो फाइनली अगर आप एक सीरियस इन्वेस्टर हैं तो आई वुड रिकमेंड आप इस टूल को डेफिनेटली ट्राई आउट कर सकते हैं। इस टूल का नाम है तिजोरी फाइनेंस। इसे मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। जो मेन इसकी खास बात यह है कि ये आपको पूरे के पूरे जो एक कंपनी है उसकी एक समरी दे देता है, यानी कि आपको कंपनी की एनुअल रिपोर्ट्स में जाके जो है डेटा को डिग इन नहीं करना पड़ता। जैसे कि मैनेजमेंट की रेम्यूनरेशन हो गई, जो मैंने बताया कि जो रेवेन्यू का स्प्लिट हो गया, जोग्राफिकल स्प्लिट हो गया। सिमिलरली आप नए नए इनोवेटिव टाइप की स्क्रीन करके, जैसे स्क्रीनर में अगर आपने देखा होगा कि आप फाइनेंशियल नंबर से जो है कंपनीज को स्क्रीन कर सकते हैं, यहाँ पर आप एक एक्चुअली ऐसे भी स्क्रीन कर सकते हैं कि जैसे मुझे ऐसी कंपनीज बताइए जो कि केमिकल सेगमेंट में हैं, जिन्होंने रिसेंटली कैपेसिटी एक्सपेंशन करा है, या फिर ऐसी कंपनीज बताइए जो कि इस पर्टिकुलर रॉ मटेरियल को कंज्यूम करती हैं। इस तरीके की जो नरेटिव वाली जो क्वेरीज होती हैं उनसे भी आप कंपनीज को स्क्रीन कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि मुझे इस टूल के काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आप इसे डेफिनेटली ट्राई आउट कर सकते हैं, मैं इसे रेकमेंड करूँगा। और फाइनली अगर आप डिसाइड करते हैं कि आप इसके पेड मेंबर बनना चाहते हैं तो आप ये सब्सक्रिप्शन के में जो है आप ये कोड डाल सकते हैं लॉजिक15, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो आपको 15% का डिस्काउंट भी मिल सकता है। फाइनली आपको आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप मुझे चाहें तो ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे, बाय बाय।